and has in fact rejected that any proposal which crosses 42%, and also has brought down the ratio of the urban and the rural population to be benefited, makes the entire statement of the Congress party and the claims in the Congress manifesto of the Congress party murkier. The Bharatiya Janata Party would like to know from the government its stand, from the Prime Minister, from Mrs. Sonia Gandhi, who is the chairperson of the NAC, what is the stand on the food security bill. Bharatiya Janata Party would like to know that. भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय खाद्य नियम जिस पर चर्चा कई वर्षों से चल रहा है और जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में भी रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ सवाल करना चाहेगी। रंगाराजन कमेटी ने जो रिपोर्ट समर्पित किया है उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि देश के नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का जो प्रतिवेदन है, जिसमें 72% लोगों को जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। भारतीय जनता पार्टी ने जो रंगाराजन कमेटी का रिपोर्ट आया है उसमें मात्र 42% की बात की गई है। हम जानते हैं कि इस देश में अर्जुन सेन कमेटी जिसने महंगाई पर अपनी टिप्पणी दी थी, तेंदुलकर समिति जो महंगाई पर और महंगाई से जोड़ करके गरीबी पर अपना प्रतिवेदन दिया था, ये दोनों समितियों ने स्पष्ट रूप से उसके आधार पर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने ये निर्णय लिया था कि देश के लोगों को महंगाई के समक्ष भूखमरी से बचने का रास्ता निकालेंगे। लेकिन रंगाराजन कमेटी ने उसे पूरी तरह से निरस्त करते हुए कहा कि ये संभव नहीं है और मात्र गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। जहां एक तरफ इतनी महंगाई देश के लोगों को गिरफ्त में ले रही है, इसके पूर्व अर्जुन सेन गुप्ता समिति ने कहा था कि 80% लोग इस देश में गरीबी रेखा के नीचे हैं और ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी था। ये विरोधाभास निश्चित रूप से एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी इसकी वाहवाही लूटना चाहती है, देश के लोगों के साथ एक बड़ा धोखा है। भारतीय जनता पार्टी खाद्य सुरक्षा अधिनियम जिसकी चर्चा हो रही है उस पर देश के सामने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षता से पूरी सफाई से और कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है वो जानना चाहेगी। इस देश में कई राज्य हैं, विकसित राज्य भी हैं, लेकिन गुजरात ने एक अप्रत्याशित प्रतिभा हासिल की है और जो निवेशकों का कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का कार्यक्रम गुजरात में चल रहा है, उसमें पिछले 2 दिन में 20,83,000 करोड़ के निवेश के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है और वो भी तब जब केंद्र सरकार हमेशा गुजरात सरकार की उपेक्षा करती रही है। और हमारी जानकारी में ये भी है कि गुजरात सरकार के साथ अनेक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, अनेक लोक उपक्रम जो भारत सरकार के हैं, वो गुजरात सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहते थे, निवेश के लिए हस्ताक्षर करना चाहते थे। उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा, उनके केंद्र सरकार के कांग्रेस की सरकार के द्वारा रोका गया। उसके पश्चात भी आज 20,83,000 करोड़ के निवेश की समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। भारतीय जनता पार्टी बड़े स्वाभिमान के साथ गुजरात के इस पहल पर गुजरात सरकार को बधाई देती है और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्यों में इसी प्रकार का निवेश और इसी प्रकार का माहौल है। हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार के लिए, केंद्र की सरकार के लिए और केंद्र और कांग्रेस शासित सरकारों में ऐसे निवेशों से उनके राज्यों में निराशा होती है। लेकिन गुजरात सरकार आज इस देश में विकास के लिए, निवेश के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है और हम सब इसका स्वागत करते हैं। द गुजरात गवर्नमेंट in the investors conference which is being held there in last 2 days has succeeded in getting an investment MOU signed for 20,83,000 crores, which is historic. The Bharatiya Janata Party takes a great pride in welcoming
the great initiatives of Gujarat Chief Minister Mr. Narendra Modi. And that too, despite the fact that the central government restrained several of its public sector undertakings who wanted to make investments in Gujarat. The Bharatiya Janata Party is aware that there were 8 public sector undertakings who wanted to make an investment in Gujarat. Despite that, the Gujarat government on its own succeeded to attract an investment and has got a memorandum of understanding, MOUs signed for 20,83,000 crores. This is phenomenal. This is mind-boggling. This is impressive. And the Bharatiya Janata Party congratulates the BJP-run government in Gujarat headed by Narendra Modi. It's not only that. The BJP-led governments, whether it's in Bihar, the coalition government in Bihar, whether it's in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Himachal Pradesh, Karnataka, has been enjoying a reputation of high investments. And certainly, Gujarat proves to be a benchmark for investment. Bharatiya Janata Party we are proud of the state governments working so efficiently and reaching a common man. Thank you. Sir, just on the Gujarat thing, this attitude of the central government, what does the BJP have to say about that? Well, it's nothing new about the central government getting wary of the Gujarat government, or for that matter, any of the BJP-led government. And this is a lopsided approach of the government. It's a myopic view of the government. But having said that, Gujarat has achieved, and the Bharatiya Janata Party takes a lot of pride in the achievement in Gujarat, in the leadership of Narendra Modi. Sir, on the Banda case, sir, it's a curious case. The MLA has been arrested on charges of rape, but the victim is still languishing in prison. Well, it's most shocking that that poor girl is still languishing in prison, while on one hand, arrest orders have been issued against the person who was alleged, the MLA, who allegedly raped that child. We are shocked. We are shocked at the judicial system, the policing system in Uttar Pradesh. I'm sure the government would respond immediately, especially a lady chief minister would listen to the appeal and the reckless attitude of her state government and find a solution that the victim gets their dignity, she is released, and gets justice too. Sir, just a last question. The EC has also said... ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो आरोपी है उसे इतने दिनों के बाद गिरफ्तार किया गया, और जो आरोपित महिला है, लड़की है, वो आज भी जेल में है. ये उत्तर प्रदेश शासन का ये इसे जंगल राज कहे या संवेदनहीनता कहें, और विशेष करके वैसे परिस्थिति में जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री स्वयं एक महिला हैं. मुझे विश्वास है कि उस लड़की को न्याय मिलेगा, उसे राहत मिलेगा, और इस प्रकार की गतिविधियां जो आरोपी है, जो आरोप लगाता है, वो स्वयं जेल चला जाता है, और जो आरोपित है वो बाहर घूमता है. ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है उत्तर प्रदेश सरकार के शैली में, काम करने के शैली में. भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि उस लड़की को राहत मिले और न्याय मिले, ऐसा हमारा मानना है. ठीक है. So just a last question. So the EC has said that political parties are being created to launder money. Well, I'm sure that the Election Commission will come back with a complete statement. What does he mean by that political parties are created? I'm sure he's talking about regional outfits. There's no national party can be created overnight, and no national party gets created because there are mandatory provisions. But if there are situations in which the Election Commission is aware that there are regional parties are floated to launder money, it's a very serious charge. It's a very serious charge. The Election Commission must come out clear and must act upon it if it is so, and bring it to the light of the people. What is this mechanism? How these political parties are floated to launder money? The BJP would be very happy to know and would like the Election Commission to act on it. Great. Thank you, sir. Very last one.
क्या सरकार ये मान चुकी है कि 35 रुपए से नीचे प्याज नहीं होगी? क्या 35 रुपए भी आम आदमी के लिए कम है? मैंने कह दिया ना, मैं तो सब तो कह सर, दिया। इस पे पर्टिकुलर देखिए, प्याज की कीमत 80 रुपये तक जा चुकी थी और सरकार ऐसे कह रही है कि वो 35 रुपये पर उसको नियंत्रित करेगी, जो अपने आप में महंगाई का 100% है। चाहे वो प्याज हो या फिर अंडा हो, हर खाद्य सामग्री की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि जिस देश में 80% लोग 20 रुपये से कम पर अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हों, ये महंगाई तो देश में भूख से एक शवों का जाल बिछा देगी अगर सरकार इस पर कार्रवाई ना करे। लेकिन लगता है कि मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी महंगाई के मामले में उन्होंने आंखें मूंद ली है, वो असंवेदनहीन है और ऐसा लगता है कि आम आदमी से यूपीए की सरकार का, श्रीमती सोनिया गांधी जी की सरकार का, मनमोहन सिंह जी की सरकार का कोई सरोकार नहीं है।